स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ह्यूमन बींग्स यानी हम इंसानों के बिहेवियरल एस्पेक्ट की बात करें तो एक बहुत ही अनोखी फितरत आपको इंसानों के बीच देखने को मिलती है कि हम मृत्यु के बाद यानी आफ्टर द डेथ वी टेंड टू बरी द फेलो मेंबर्स ऑफ आवर ओन स्पीशीज। यानी कि जब कोई इंसान हमारी स्पीशीज में मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हम उसे दफनाते हैं, क्रिया कर्म करते हैं। ये बिहेवियरल एस्पेक्ट है जो कि ह्यूमन स्पीशीज के संदर्भ में काफी पिक्यूलियर है, यूनिक माना जाता है। क्योंकि आप दूसरे एनिमल्स को देखते हो या फिर दूसरे प्राइमेट ग्रुप के मेंबर्स को भी देखते हो तो उनके बीच में इस तरह की टेंडेंसी आपको देखने को नहीं मिल रही होती। पर आज हम 2023 में खड़े हैं। 10 साल पहले की जर्नी पर अगर आपको ले चलूं तो दिनांक थी 13 सितंबर की, साल जाहिर सी बात है 2013 का। साउथ अफ्रीका का जो सबसे बड़ा शहर है और ग्वाटेंग प्रोविंस की राजधानी भी एक तरह से आप देखते हो, जिसका नाम है जोहान्सबर्ग, वहां से लगभग कुछ 48-52 किलोमीटर की दूरी पर एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसको हम क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहते हैं। वहां से ह्यूमन एविडेंस के कई सारे हमको एविडेंस देखने को मिलते हैं, है ना। इसीलिए उसको ऐसा नाम भी दिया गया है, क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। यानी कि इतने सारे फॉसिल्स रिलेटिंग टू ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन एंसेस्ट्री आपको वहां से मिले हैं कि उसको एक ओरिजिन ऑफ ह्यूमन कल्चर या फिर ह्यूमन स्पीशीज के संदर्भ में जब देखा जाता है तो उसको एक सेंट्रल फोकल पॉइंट के रूप में कई आर्कियोलॉजिस्ट कंसीडर करते हैं। आज से कुछ वर्ष पहले या फिर कुछ दशकों पहले ये जो फोकल पॉइंट या सेंट्रल पॉइंट है ये आपको ईस्टर्न अफ्रीका में देखने को मिलता था। अफ्रीका के संदर्भ में कई सारी ऐसी जगहें हैं जिनको हम क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड, मैन काइंड कह के बोलते हैं। पर साउथ अफ्रीका की जो ये जगह जिसकी हम बात कर रहे हैं, जोहान्सबर्ग से 40 से 50 किलोमीटर की दूर पे ये साइट है और वहां पे भी एक पर्टिकुलर केव सिस्टम है, यानी गुफाओं की एक श्रृंखला है जिसको आप कहते हो राइजिंग स्टार केव्स। वहीं पे एक पेलियंथ्रोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक ऐसी स्पीशीज को ढूंढ निकाला जिसने हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन और एंसेस्ट्री से रिलेटेड जितने भी उस समय तक की नॉलेज थी उसको हिला करके रख दिया था। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं उत्कर्ष सिंह आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स की इस वीडियो में बात करने वाला हूं द अर्लीस्ट और द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ ब्यूरियल सिस्टम अमंग्स द ह्यूमंस। ठीक है, और यहां पे साथ ही साथ आपको देखने को मिल रहा है इधर जो लेफ्ट में ये एक विचित्रनुमा आपको एक आकृति देखने को मिली है। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ फेशियल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज दैट इज कॉल्ड एज होमो नालेडी। हमने अपने जीनस का नाम हमें पता है, हमें होमोस कहा जाता है। ठीक है, होमो जीनस से हम बिलोंग करते हैं, नॉट होमोस। एंड जो स्पीशीज है, हमारी स्पीशीज को सेपियंस कहते हैं। उसी तरीके से कई सारी और भी स्पीशीज आपको देखने को मिलती है। जो बायोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं उन्हें इसके बारे में पता होगा कि टेक्सोनॉमिक पोजीशंस में अलग अलग स्पीशीज आई हैं। हमारे एंसेस्ट्रल फॉर्म्स को अगर आप देखते हो तो बहुत पीछे तक जाता है। तो ये जो स्पीशीज पर्टिकुलरली डिस्कवर की थी ली बर्जर साहब ने 2013 में राइजिंग स्टार केव से, उसका नाम नालेडी रखा गया। ठीक है, और इस वर्ड का भी नाम अगर आप देखते हो तो स्टार का एक जो रूट वर्ड है उससे ये टर्म को यहां पे एसोसिएट करके देखा गया। तो हम बात करेंगे आज एविडेंस ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ब्यूरियल, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या हमारी जो नॉलेज थी कि होमो सेपियंस और ह्यूमंस के जो रीसेंट एंसेस्ट्रल फॉर्म्स हैं उन्होंने ही ये ब्यूरियल प्रैक्टिसेस को अपनाया था, शुरू किया था लगभग कुछ 78-80 हजार साल पहले, यानी कि 80-85,000 एट मैक्स, है ना। और अब ये जो नया एविडेंस आया है ये ऐसा दर्शाता है कि लगभग 2.5 से 3.5 लाख साल पहले, यानी कि 2.5 to 3.5 लाख ईयर्स अगो, एक ऐसी स्पीशीज पैरेलली डेवलप थी जो इस तरीके के बिहेवियरल एस्पेक्ट को दिखा पा रही थी। इन सब के बारे में बात करेंगे, पर उससे भी जरूरी आपके लिए यह जानना है कि जो एंथ्रोपोलॉजी का ऑप्शनल है, आपने मेरे ख्याल से अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कवरेज करते हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपने सुना होगा कि 2022 के जो भी नतीजे हैं, कुछ एक महीने भी अभी नहीं हुए, उसमें एंथ्रोपोलॉजी ने 3, 5, 7, 8 यानी टॉप 10 में 4 रैंक दे दिए। ऐसा ही कुछ 2017 में भी हुआ था जहां पे 4 रैंक टॉप 10 में एंथ्रोपोलॉजी की थी। 2018 में ऑल इंडिया रैंक 2 एंथ्रो की थी, 2020 में ऑल इंडिया रैंक 1 एंथ्रो की थी। तो इस तरीके की जो टेंडेंसी है, यानी हर साल, इसीलिए एक टर्म इसके लिए यूज किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की, टॉपर्स की फैक्ट्री है। तो अगर आपको भी टॉपर्स की फैक्ट्री में अपने प्रोडक्ट को, हम कहते हैं कि अगर आपको इस मैन्युफैक्चर कराना है, हिस्सा बनना है, तो हमारे 2024 के बैच 3 स्टार्ट हो रहे हैं 26 जून से। आप यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। सबसे खास बात यह है
8 इलेबोरेट सेक्शनल टेस्ट और 4 फुल लेंथ टेस्ट के थ्रू आपका पूरा इवैल्यूएशन किया जाएगा टाइमली डिलीवरी के साथ। और ये सारे फीचर आपको तभी मिलते हैं मोस्ट डिस्काउंटेड प्राइस पे जब आप यूज करते हो एक अनोखा कोड जिसको हम कहते हैं अस लाइव और यूएस लाइव। इट इज अ यूनिफॉर्म कोड। कहीं पे भी आप कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हो स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे, ऑफ कोर्स ये नहीं कि दूसरी वेबसाइटों पे भी, है ना, स्टडी आईक्यू पे भी कुछ भी परचेज करो तो आप इस कोड को यूज कर सकते हो और आपका काम हो जाएगा बहुत ही आसान। आपको डिस्काउंट जो भी मैक्सिमम पॉसिबल होगा वो मिल जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, कोई भी स्टडी मटेरियल फ्री में चाहिए, क्विजेस में पार्टिसिपेट करना है, अपनी प्रिपरेशन को देखना है, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू आर्टिकल्स को आपको कवर करना है, तो एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड नाम का हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, तो आप वहां पे भी जुड़ सकते हो। अगर कुछ लोग को हमसे कम्युनिकेट करना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो उसके लिए भी हम इंतजाम आपके लिए करे देते हैं, है ना। ये हमारा इंस्टाग्राम पे हैंडल है उत्कर्ष सिंह _हेयर। यहां पे जब आप जाओगे उत्कर्ष सिंह _हेयर पे, तो आप डीएम करके मुझसे कुछ भी पूछना हो आप उस इंफॉर्मेशन को पूछ सकते हो बेझिझक, ठीक है। एंड कमिंग बैक, एक और चीज आपके लिए कि टेस्ट सीरीज भी हमारी एक मेंस एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज, वहां पे तो आपने देखा कि वहां रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ टेस्ट सीरीज है, एक मेंस एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज भी हमारी स्टार्ट हो रही है जिसका प्राइस यूएस लाइव के कोड यूज करने के बाद से 4999 है। इसको भी आपको अगर इंटरेस्ट है इसमें तो आप जरूर जुड़ सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारी विशेष कवरेज के ऊपर, और ये कवरेज आपको यहाँ पे बोर्ड पे पीछे देखने को मिल रही है। 2 आर्टिकल्स आपके सामने है, एक फॉरेन मीडिया ने जो कवरेज दी हुई है और इधर द हिंदू। प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए तो एक तरीके से ये सोल मटेरियल है ना, हर सुबह आपको दर्शन होते होंगे द हिंदू कहाँ आया कि नहीं आया, है ना, या फिर इंडियन एक्सप्रेस फॉर दैट मैटर। पर अभी हमारा कंसर्न हिंदू में छपा ये आर्टिकल है जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या डिड होमो नालेडी रियली मेक रॉक आर्ट एंड बरी देयर डेड, क्वेश्चन मार्क है। ये ध्यान दीजिएगा, संदेह की दृष्टिकोण से ये चीज को पूछ रहा है कि क्या जो रिसेंट एविडेंसेस आए हैं जिनके बारे में क्लेम किया जा रहा है, खासकर ली बर्जर और उनकी जो टीम जो है वो जिस बारे में कह रही है, क्या वो सत्य है, प्रमाणित है। इसके ऊपर पूरी कवरेज है, आप इसका आर्टिकल को पढ़ सकते हो, हमारे ग्रुप पे आपको देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे हम इसको अपलोड कर देते हैं एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड पे, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये वर्ल्ड मीडिया की अगर आप बात करो तो वहां पे साफ साफ क्या लिखा है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्री हिस्टोरिक ब्यूरियल साइट डिस्कवर्ड इन साउथ अफ्रीका। वहां पे डिक्लेरेशन है सीधे, देयर इज अ डिक्लेरेशन, है ना। यहां पे क्वेश्चन मार्क आपको लगा नहीं देखने को मिलता। और यहां पे क्या बताया जा रहा है कि पेलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी ली बर्जर साहब, इन्होंने ऐसा क्लेम किया है कि ओल्डेस्ट ब्यूरियल साइट दुनिया की मिल गई है, जो डेट बैक कितना पहले कर रही है, डेट बैक कर रही है लगभग 2 से 3 लाख साल पहले। जो इन्होंने नेशनल जियोग्राफिक को जो डाटा प्रस्तुत किया उसके हिसाब से तो ये 3.5 लाख तक, 3.44 लाख ईयर्स अगो, यानी 3,44,000 साल पहले की इन्होंने डेट को वहां पे एस्टिमेट किया है, ये जो यहाँ पे फॉसिल्स रिकवर हुए हैं इनको, ठीक है। इस फाइंडिंग्स के बारे में हम पूरी तरीके से जानेंगे। ली बर्जर साहब कंकाल लिए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, है ना। और लगाव देखिए, कोई डिस्कवरी करती है ना, यूरेका मोमेंट होता है साइंस में, तो कुछ आपने पाया, नया ढूंढा, इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में आपका नाम जाने वाला है, तो उसकी खुशी होती है। और वो खुशी का इजहार यहाँ पे इस फोटोग्राफ के थ्रू आप देख रहे हो कि किस तरीके से कर रहे हैं। जो स्कल नालेडी का उनको वहां पे मिला हुआ, उसको किस करते हुए यहाँ पे उन्होंने इस चीज को रखा है, ठीक है। नेशनल जियोग्राफिक ने भी यहाँ पे इसको कवरेज की है। ऑफ कोर्स अभी ये पीयर रिव्यूड, आप में से जो लोग रिसर्च पेपर्स के बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि बहुत जरूरी होता है किसी इंफॉर्मेशन का एक पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश होना, तभी हम उसमें दिए हुए डाटा को, तथ्यों को सब्सटेंशिएटेड मानते हैं। पर ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा पीयर रिव्यूड जर्नल में भी आया नहीं है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इन्होंने इस तरीके के इंफॉर्मेशन को शेयर किया है। और नेशनल जियोग्राफिक के बारे में आप सब जानते हो, उसने अपने ट्विटर हैंडल पे देख रहे हो इसी चीज को, इंफॉर्मेशन को शेयर किया हुआ है नेशनल जियोग्राफिक की वेबसाइट पे, और उनकी मैगजीन में भी ये इंफॉर्मेशन वहां पे गई हुई है, जो कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म की तरह आप कहोगे, है ना। इट इज नॉट अ पीयर रिव्यूड जर्नल और समथिंग लाइक दैट। तो यहां पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि टू अनअर्थ द सीक्रेट ऑफ द एंशिएंट ह्यूमन रिलेटिव, पेलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट ली बर्जर had to squeeze through a chute 7.5 inches wide and length of a pencil। काफी हट्टे कट्टे भाई साहब हैं ली बर्जर साहब, और इन्होंने अच्छा खासा वेट को वहां पे रिड्यूस किया, क्योंकि जो राइजिंग स्टार केव सिस्टम का आप विड्थ देखते हो, है ना, वो काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। कहीं पे वो आड़ी तिरछी भी फोटो हमने अटैच की होगी, आई थिंक पीपीटी में आपको देखने को मिल जाएगी, वरना आप खुद भी सर्च कर सकते हो राइजिंग स्टार केव सिस्टम गूगल पे, आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसमें शूट का मतलब क्या होता है, एक नैरो ओपनिंग, बहुत पतला सा एक सुराख, एक जगह होती है, होल होता है जिसके थ्रू आपको यहाँ पे जाना है ना। और ये उसी में आपको बहुत मुश्किल से स्ट्रगल करते हुए
वहां पे इस फाइंडिंग को करने के लिए जा रहे हैं। तो नेशनल ज्योग्राफिक ने इस तरीके से इस चीज को यहाँ पे प्रस्तुत किया हुआ है। जो हमने इंफॉर्मेशन शुरुआत में दी वो यहाँ पे आपके सामने है कि लगभग 2013 में, आज से 10 साल पहले, इन्होंने सबसे पहली बार इस स्पीशीज के फॉसिल्स को इनिशियली डिस्कवर किया था। 1500 फॉसिल एलिमेंट्स आए थे, 1500 फॉसिल एलिमेंट्स, 1550 फॉसिल एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब है? क्योंकि जब भी आपको कोई रिकवरी मिलती है तो वो टोटलिटी में मिले ऐसा जरूरी नहीं। कभी कभी टीथ के पीस मिल गए, कभी स्कल की कैप मिल गई, कभी पूरा का पूरा आप देख रहे हो कि फेशियल एनाटॉमिकल पार्ट जितने भी हैं वो सारे आपको मिल गए, कभी सिर्फ लिम्स मिले, कभी आपको देखने को मिल रहा है कि पेल्विस रीजन के कुछ रिमेन्स मिल गए, है ना। तो कभी कभी स्कैटर्ड फॉर्म में देखने को मिलता है। पर सिंस इट इज अ ब्यूरियल, है ना, ये ब्यूरियल कहा जा रहा है। और जब भी कोई ब्यूरियल होता है, आप बरी करते हो, तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक चीज क्या होती है, वहां पे आपको देखने को मिलता है कि सारे के सारे जो एनाटॉमिकल पार्ट्स हैं वो वेल लेड डाउन है, यानी कि सेटल्ड डाउन है, इधर उधर स्कैटर्ड नहीं होंगे, है ना। स्कैटर्ड तो तब होते हैं जब किसी वेरिड फॉर्म ऑफ एजेंसी के थ्रू वो इधर उधर डिस्पर्स हो जा रहे हैं। पर जब आप किसी को ले डाउन करते हो और उसके ऊपर से मिट्टी या फिर किसी भी चीज से कवर करते हो उसको, तो जाहिर सी बात है बहुत सालों बाद जब कोई और आके उसको अनर्थ करेगा तो उसको सारे रिमेन्स एक जगह पे इंटैक्ट मिलेंगे, बराबर तरीके से मिलेंगे, है ना। यानी कि जैसे बॉडी के एनाटॉमिकल पार्ट्स हैं, हेड टू टो, वो उसी फॉर्म में होगा क्योंकि उसको उस तरीके से रखा गया है, दफनाया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है जो कि एक बहस का विषय भी बना हुआ है इस पर्टिकुलर डिस्कवरी के संदर्भ में। आप देखते हो कि 2015 में इसके ऊपर पेपर को पब्लिश किया जाता है और 2018 में और भी कई सारी चीजें, पर्टिकुलरली ये केव जिसकी बात हो रही है, जो ब्यूरियल साइट जिसको क्लेम किया जा रहा है ब्यूरियल साइट, ये असल में ब्यूरियल साइट है कि नहीं है और वो पर्टिकुलर ब्यूरियल है या नहीं है नालेडी का, इसके ऊपर डिबेट है। इट इज नॉट सब्सटैंशिएटेड येट, इसीलिए हिंदू ने वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था, है ना। तो इसके ऊपर बहस है, अभी ये छपेगा, रिसर्चेस होंगी, पूरी पर्टिकुलर डेटिंग होगी। पर ये एक इज्जतदार और एक काफी आप कह सकते हो ये जो फेमस पेलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो उनके तरफ से आया हुआ कोई भी दावा जो होता है उसको पब्लिसिटी मिलती है, उसको हवा मिलती है, तो लाजमी थी और वो हो भी रहा है। तो आप देखते हो अगर जो जगह हमने आपको बताई स्लाइड के शुरुआत में कि कहां से मिला हुआ है, साउथ अफ्रीका में आप जानते हो जोहान्सबर्ग नाम के शहर के बारे में, लार्जेस्ट सिटी है, वहां की सबसे बिगेस्ट सिटी है, ठीक है। और वो ग्वाटेंग जो उनका प्रोविंस है उसकी कैपिटल भी आपको देखने को मिली। वहीं से कुछ 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स का वहां पे एक यूनियन के तौर पे आप देख सकते हो जिसको क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे यहां से अवशेष मिलते हैं मानव सभ्यता से जुड़े हुए। और यहाँ पे इतने सारे आपको अलग अलग, कोई केव सिस्टम, कोई सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स, कोई फॉसिल साइट्स, ये सब कितने आपको देखने को मिले, जिसमें से कुछ तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और फेमस है, जिन पे ऐसे एविडेंस मिले हैं जिसने ह्यूमन के इवोल्यूशन की समझ को एक नया डायमेंशन दे दिया। जिसमें से एक यहाँ पे स्वाटकांस का नाम होगा, स्वाटकांस का नाम यहाँ पे है, सरफोंटीन का नाम यहाँ पे है, क्रोमाडेराई का नाम यहाँ पे है। ये 3 साइटें अलॉन्ग विद द राइजिंग स्टार केव जो कि यहाँ पे लिखी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स, इन्हीं सारे साइट्स की वजह से, इन्हीं सारी लोकेशंस की वजह से, इन्हीं तरह के सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स और केव सिस्टम में मिलने वाले एविडेंस की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं एक क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। पालने के रूप में देखा जाता है, केंद्र के रूप में देखा जाता है मानव सभ्यता के। अगर जूम्ड मैप आपको दिखाऊं तो ये आप देखिए जोहान्सबर्ग, ये साउथ अफ्रीका का पूरा मैप है, ठीक है। ये बोट्सवाना, ये जिम्बाब्वे आपको देखने को मिल रहा है, अटलांटिक ओशियन दिस साइड, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है स्वाजीलैंड, ऑलराइट। तो ये साउथ अफ्रीका का जो व्हाइट लेबल पार्ट है आपको दिख रहा होगा, उसमें यहाँ पे जोहान्सबर्ग है, और जोहान्सबर्ग से थोड़ी ही दूरी पे यहाँ पे राइजिंग स्टार केव्स आपको लोकेटेड देखने को मिल रहा है। जब हमने जोहान्सबर्ग वाले प्रोविंस को थोड़ा सा बड़ा किया, ये देखिए केप टाउन आपको इधर देखने को मिल गया, ये जोहान्सबर्ग, और जोहान्सबर्ग से हमने, ये जोहान्सबर्ग से थोड़ी दूरी पे साइट है, इसको जूम इन किया तो आपको ये पर्टिकुलर क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड देखने को मिल गया। यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। अब यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ ऐसी साइट्स हैं या डिपॉजिट्स हैं जहां पे आपको कई एविडेंसेस मिले हैं। स्टैरफोंटीन की बात कर लो, आप क्रोमाडेराई की बात कर लो, बहुत फेमस साइट्स है, उसी में से एक है राइजिंग स्टार केव। तो इनमें से राइजिंग स्टार केव्स ही आपको वो सिस्टम देखने को मिला है, केव सिस्टम, जहां पे हमें चीजें मिली हैं। अब हमने बात की होमो नालेडी एज अ स्पीशीज, है ना, नालेडी जो स्पीशीज है उसकी। तो इवोल्यूशनरी सीक्वेंस आप देखते हो तो इसका प्लेसमेंट जो होता है टेक्सोनॉमिक लेवल पे काफी ज्यादा डिबेटेड है और कॉन्फ्लिक्टसम है। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि कई सारे फीचर्स और एलिमेंट्स इसके ऐसे हैं जो ह्यूमन से मिलते हैं। खासकर अभी जो डिस्कवरी हुई है ब्यूरियल प्रैक्टिसेस, हमने शुरुआत में ही कहा ना कि इट इज वेरी मच स्पेसिफिक टू आर स्पीशीज। हमारी जो स्पीशीज है, हम कितना इवोल्यूशन करके आए तब जाके हमने कुछ ऐसी चीजें सीखी हैं जो बाकी स्पीशीज में नहीं है ना। एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन उसमें से एक है, हमारा ब्रेन बड़ा हुआ था,
ठीक है, लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, साइंस एंड सिंबल्स का हम यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, फायर का यूज आप कर पा रहे हो, ऑलराइट। एंड एक और चीज जो ब्यूरियल प्रैक्टिसेस है, जो अलग अलग तरीके एडवांस रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर है, वो हम कर पा रहे हैं। तो अब तक ये हमारे स्पीशीज के साथ पर्टिकुलरली, या फिर हमसे थोड़ा सा पहले जो थोड़ी आर्केइक फॉर्म्स हैं उनके साथ जोड़ के देखा जाता है, जस्ट लाइक निएंडरथल्स, होमो निएंडरथैलेंसिस की जब आप बात करते हो, उनके साथ ये चीजें एसोसिएटेड होती थी। और कोई भी स्टडी इसको 0.1 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 1 लाख साल से पहले के टाइम फ्रेम में नहीं रखती थी। पर यहां पे क्या चीज हुई है, 2.5 से 3.5 यानी 0.25 टू 0.35 मिलियन ईयर्स अगो ये नए एविडेंस दिखा रहे होते हैं। तो बात वही है कि यहां पे थोड़ी सी दिक्कत हुई कि नालेडी की स्पीशीज को, ये दिक्कत आज से नहीं, जब से इसकी डिस्कवरी हुई तब से प्लेसमेंट की दिक्कत है कि कई सारे फीचर्स अगर ब्यूरियल भी वो करते थे तब भी वो आपको देखने को मिलेगा कि ये हमारी स्पीशीज यानी होमो सेपियन से मिलती जुलती कला है। फायर का यूज भी वहां पे क्लेम किया जा रहा है, ड्राइंग्स और एडवांस कॉम्प्लेक्स साइंस एंड सिंबल्स का वहां पे क्लेम किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमारी स्पीशीज से मिलती हैं, होमो सेपियंस ऐसी चीजें करते हैं एडवांस लेवल पे, ठीक है। पर जो एक और चीज मैंने शुरुआत में आपको अभी बताई वो क्या है, लार्ज एंड लार्ज ब्रेन्स, है ना, हायर क्रेनियल कैपेसिटी। होमो सेपियंस या हमारे स्पीशीज की अगर आप बात करते हो तो वहां पे एवरेज क्रेनियल कैपेसिटी आपको 1450 देखने को मिलती है, 1450 सीसी, यानी कि 1400 टू 1450 क्यूबिक सेंटीमीटर्स की क्रेनियल कैपेसिटी आपको देखने को मिल रही है। जबकि यहां पे आप देख रहे हो तो इट इज नॉट इवन हाफ। नालेडी में 600 के आसपास की 600 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी 600 सीसी की क्रेनियल कैपेसिटी देखने को मिल रही है, जो कि मैच अप करती है दूसरे जीनस, जो होमोजीनस स्पीशीज तो छोड़ दीजिए, हमारे जीनस से बाहर जो हमारे टेक्सोनॉमिक लेवल पे हमारे एंसेस्टर आते हैं, जिनको आप ऑस्ट्रेलोपिथेक्स या ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हो, उनके साथ ये क्रेनियल कैपेसिटी मैचअप हो रही है। अगर ये आप देख रहे हो लाइंस, इसमें कई सारी होमो जीनस की स्पीशीज का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और लास्ट में एक यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी इंक्लूडेड है, जिसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस सिडिबा कहते हो आप। यहां पे आप देख रहे हो कि होमो निएंडरथैलेंसिस एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और बाकी सब भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। वहां पे एंटीसेसर और नालेडी को यहां पे हाईलाइट करके रखा गया है क्योंकि इनकी पोजीशनिंग बहुत ज्यादा डिबेटेड है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। अब बात करते हैं मीडिया कवरेज और इस डिस्कवरी को कैसे दिखाया जा रहा है, रखा जा रहा है। हमने बताया कि ली बर्जर ने नेशनल जियोग्राफिक के थ्रू इस इंफॉर्मेशन को वहां पे पब्लिकली शेयर किया और पब्लिक रिव्यूड जर्नल में अभी तक ये इंफॉर्मेशन अभी नहीं आई है, यानी कि सब्सटेंशिएट नहीं हुए क्लेम्स, है ना। तो नेशनल जियोग्राफिक देखिए क्या कह रहा है, द पोजीशन एंड द इंटैक्टनेस, जुड़ाव, इंटैक्टनेस of some skeleton remains suggested that the dead may have been carefully laid out on the floor of the chamber rather than down the chute to collect a jumble of bones and its base। यानी ये कह रहे हैं कि उसको ऐसे फेक नहीं दिया गया या फिर वो ऐसे अचानक से कहीं पे नहीं आ गया है, उसको बहुत अच्छी तरीके से केयरफुली लेड डाउन किया गया है, यानी कि उसको वहां पे दफनाया गया है। ऐसे आपको एविडेंस देखने को मिल रहा है कि इनएक्टनेस है, ऑलराइट। See this, inactiveness of some skeleton remains suggested the dead may have been carefully laid out। ये नेशनल जियोग्राफिक कह रहा है, जिसके थ्रू इन्होंने इंफॉर्मेशन को पब्लिक किया हुआ, ली बर्जर साहब ने, पेलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट। जबकि दूसरी तरफ द हिंदू में जो आर्टिकल है उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा समराइज किया है इस वाले पार्ट को, और यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें क्या दिखा रहा है कि द ब्यूरियल फेल्ड टू मीट अनदर फंडामेंटल क्राइटेरिया फॉर डेलिबरेट ब्यूरियल, that is anatomical alignment of the body and articulation of skeleton remains। यानी कि अलाइनमेंट है ही नहीं, यहां पे इंटैक्टनेस और अलाइनमेंट के ऊपर सजेशन था कि सारे पार्ट्स अलाइंड होंगे, इंटैक्ट होंगे, जबकि यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आते हुए आपको देखने को मिल रहा है। एक और चीज जिसके ऊपर थोड़ा सा अब बहुत ज्यादा संदेह हो गया है, जिसके ऊपर डाउट्स को रेस किया जा रहा है ली बर्जर के क्लेम के ऊपर, दैट इज कि इस एविडेंस में जो ब्यूरियल मिला है, इवन इफ इट इज अ ब्यूरियल और नॉट, वो तो पहले जानने वाली बात है। अगर वो क्लेम भी कर रहे हैं कि ये ब्यूरियल ही है, यानी किसी ने अपनी स्पीशीज के मेंबर को, नालेडी ने अपने ही स्पीशीज के मेंबर को वहां पे दफनाया है, तो उसके लिए भी अगर इस क्लेम को देखा जाए तो यहां पे एविडेंस फॉर फ्यूनररी बिहेवियर आर इक्वली अनकंपेलिंग। कि फ्यूनररी बिहेवियर है ये आप पुख्ते तौर पे नहीं कह सकते हो। फ्यूनररी बिहेवियर क्या होता है, जब आप किसी भी पोस्ट डेथ प्रैक्टिस की बात करते हो, संस्कार या क्रियाक्रम की बात करते हो, तो दो तरीके से देखा जाता है। When you are talking about the other primate groups and most of the other animals, they have a mortuary behavior and humans show a
फ्यूनररी बिहेवियर, व्हाट इज द डिफरेंस? मॉर्चररी बिहेवियर में आपको देखने को मिल रहा है बिकॉज उनके पास एक कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव या मेंटल एबिलिटी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है लाइफ और डेथ के बारे में, एनिमल्स के पास जैसी ह्यूमंस के पास है। तो वो समझ नहीं पाते हैं इफ समबडी सम मेंबर ऑफ देयर स्पीशीज, वो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो थोड़ी देर तक वो वहां पे बैठे रहते हैं, घंटों ऑब्जर्व करते रहेंगे। दे विल ट्राई टू शेक एंड टॉस द पर्टिकुलर मेंबर, उसको थोड़ा सा हिला डुला के कोशिश करेंगे कि क्या वो अभी भी जीवित है, क्या हो सकता है वो उठ जाए, वहां पे बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं। तो ये मॉर्चररी बिहेवियर कहा जाता है। जबकि ह्यूमंस को इन सारे कॉम्प्लेक्स चीजों की थ्रू द एक्सपीरियंसेस ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग है। तो किसी की डेथ जब होती है तो वो उसको एक तरीके से फ्यूनररी बिहेवियर के थ्रू एक फाइनल, जिसको आप गुड बाय कहते हो, वो दे रहा होता है ना। पहले के समय में ऑफ कोर्स वहां पे दफना के इसको किया जाता था। तो इस पे भी एक सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये फ्यूनररी बिहेवियर कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट अगर इसके बाद हम देखते हैं तो पिक्यूलियर प्राइमेट के लेवल पे, एक पिक्यूलियर प्राइमेट इसको कहा जा रहा है। और पिक्यूलियर प्राइमेट आपको ये क्यों देखने को मिल रहा है? यहां पे आर्ग्यूमेंट्स है डेलिबरेट इंटरमेंट ऑफ द डेड ऑफन हिंज ऑन डिफरेंसेस बिटवीन, जिसको हमने अभी डील किया कि क्या ये मॉर्चररी बिहेवियर है या फ्यूनररी बिहेवियर है। आंद्रे गॉन्काल्व्स जो है वो भी इस तरीके के जो एक्सपर्टीज रखते हैं इस चीज में, वो भी इसके ऊपर एक सवाल यहाँ पे उठाते हुए देखने को मिल रहे हैं। कमेंट उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं वो बहुत स्केप्टिकल है, यानी कि संदेह है उनके मन में, क्या कि इतने छोटे ब्रेन साइज वाला, यानी कि मॉडर्न ह्यूमंस जो हैं, होमोसेपियंस जो हैं, उनसे आधा दिमाग भी आपको नहीं देखने को मिल रहा है, वो किस तरीके से इतनी एडवांस्ड एक्टिविटीज को कर सकते हैं। यानी फायर की डिस्कवरी, कॉम्प्लेक्स साइंस एंड सिंबल्स को यूज करना, है ना। छोटा दिमाग यानी छोटी कैपेबिलिटी, तो इतने हाई चीजों को कैसे कर पा रहा है? कि वो उसके अंदर ब्यूरियल की समझ है, क्योंकि उसी के लेवल पे जो बाकी ऑर्गेनिजम्स थे, बाकी जो स्पीशीज थी या बाकी जीनस जो थे, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलोपिथेकस, वो तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो उतनी ही क्रेनियल कैपेसिटी के साथ ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये हमारी समझ अपॉन द क्रेनियल कैपेसिटी को एक चैलेंज देता है। क्योंकि हम जनरली क्या सोचते हैं कि हायर क्रेनियल कैपेसिटी इज इक्वल टू मोर इंटेलिजेंस, है ना। इसलिए कई बार एक रेसिस्ट तौर पे कमेंट भी किया जाता है, जो लोग जेंडर बायस के ऊपर बात करते हैं, मेल शॉविनिज्म की जहां पे आपको बात देखने को मिल रही होती है, वहां पे लोग क्या कह रहे होते हैं? वहां पे कहते हैं कि सिंस द एवरेज क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ द विमेन, फीमेल की जो एवरेज क्रेनियल कैपेसिटी होती है वो मेल से कम देखने को आपको मिलती है। यानी कि वहां पे आपको 1250 टू 3050 की एक रेंज दिखने को मिलता है, और मेल्स के बीच में वो रेंज 1350 टू 1450 है। यानी कि मेल्स हैव अ हायर क्रेनियल कैपेसिटी, सो मेल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन फीमेल्स। तो इस बात के ऊपर भी, और एंथ्रोपोलॉजी में भी, या फिर अनदर जब इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस के रूप में हम देखते हैं, तो हम यही कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज रहे या एंसेस्ट्रल स्पीसीज थी, उनके में क्रेनियल कैपेसिटी कम थी, इसलिए वो हमारे ऐसे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को नहीं कर पाते थे जो हम आज कर पा रहे हैं। पर ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि 600 क्यूबिक सेंटीमीटर वाला कोई एक जीनस में कोई एक स्पीशीज जो है नालेडी, वो हमारे जैसे एक्टिविटीज को कर पा रहा है हमसे आधे से भी कम क्रेनियल कैपेसिटी के साथ। सो दैट्स क्वाइट शॉकिंग फॉर दी paleanthropologist and a lot of other researchers on that front, है ना। तो इस चीज की यहाँ पे बात आपको देखने को मिल रही है, और इसी के ऊपर सारे संदेह आके टिके हुए। यहां पे सिर्फ ब्यूरियल प्रैक्टिसेस की बात नहीं हो रही है, एक और चीज जो है, इस तरीके के कई सारे मार्क्स और इंप्रेशन, यहां पे कई सारी ऐसी डिजाइन्स आपको देखने को मिल रही है, कई सारे ऐसे इंप्रेशंस देखने को मिल रहे हैं केव की वॉल पे, गुफा की दीवालों पे, जिसको कहा जा रहा है कि उन्होंने डेलिबरेटली कोई आर्ट या सिंबल कुछ स्केच करने की कोशिश की है, ड्रॉ किया है वहां पे कुछ होमो नालेडी की स्पीशीज ने, है ना। और इसके लिए वो सिमिलैरिटीज भी ला रहे हैं कि वहां पे जो आसपास में जो स्पीशीज है, खोइशैन स्पीशीज जो आपको, खोइशैन की जो कम्युनिटीज हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उनके बीच में भी इस तरीके के पैटर्न्स, ड्राइंग्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और जो हमारे कई सारे और भी एंसेस्टर्स हैं जो ह्यूमन इवोल्यूशन लाइन में हमसे काफी क्लोज हैं, उनके जो एविडेंसेस हमको मिले हैं, उनके जहां पे भी फॉसिल्स मिले हैं, वहां पे भी हमको इस तरीके के इंप्रेशन देखने को मिले हैं। साथ ही साथ कुछ लोग यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि कुछ आपको ऐश एविडेंसेस, यानी कि राख के कुछ एविडेंसेस देखने को मिले, जिसके बेसिस पे ये क्लेम कर रहे हैं, चारकोल के कुछ रिमेन्स देखने को मिले हैं, जिसके बेस पे वो ये क्लेम कर रहे हैं कि फायर के भी एविडेंस हमको देखने को मिल रहे हैं। तो 3 बहुत बड़े क्लेम किए जा रहे हैं, पर अभी तक ये डाटा को सब्सटेंशिएट नहीं किया गया और पीयर रिव्यूड जर्नल में नहीं रखा गया। इसीलिए एक दूसरा धड़ा जो है, एक दूसरा ग्रुप जो है, काफी क्रिटिसाइज कर रहा है ली बर्जर साहब को कि भाई साहब
पहले आप श्योर तो हो जाओ, सारी चीजों की डेटिंग कर लो, डाटा सब्सटेंशिएट करा लो, उसके बाद आप इस बात को आगे रखो, तब तो कोई दम भी है। तो ये डाटा, ये सारी बातें, ये तो क्लेम्स जो हैं वो सब्सटेंशिएट होते रहेंगे, पर आप कोशिश कीजिए कि जो हमारे बैचेस हैं जो कि 26 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, बैच 3, उसको आप ज्वाइन कर लें। ऐसी कई सारी इंफॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग टॉपिक जो होते हैं एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है, और आप काफी मजे में, है ना, अच्छी अच्छी चीजें, न्यू नॉलेज, इंटरेस्टिंग चीजें सीख के, जान के अच्छे मार्क्स को स्कोर करते हो, जस्ट लाइक ऑल द टॉपर्स आर डूइंग, है ना। हर टॉपर्स की पहली पसंद बन चुका है एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम एटलीस्ट पास्ट 7 to 8 years, so you can do the same. Just go to the वेबसाइट ऑफ स्टडी IQ और बिलो दिस पर्टिकुलर वीडियो, इस वीडियो के नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए कोर्स को, बाय नाउ का ऑप्शन होगा, और जब भी आप बाय नाउ कर रहे होते हैं तो एक चीज करनी है जिसको करते ही आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज यूजिंग द पर्टिकुलर कोड US Live और US Live टू गेट एनरोल्ड इन द बैच। सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। साइनिंग ऑफ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।